हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 2, 4 रहस्यमयी और खतरनाक जगह, भाग 2। 3 स्टार। 4 खतरनाक जगहों का बखान सुनाने के बाद हिना आर्य को नीचे ले आई थी। अब मैं तुम्हें आश्रम की कुछ ऐसी जगह के बारे में बता देती हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे काम आएगी। तुम आश्रम के ज्यादातर लोगों को इन्हीं कुछ जगहों पर पाओगे। हाँ, वो बीच में खुद को झटका देकर रोकते हुए बोली, इनमें आश्रम के गुरु और आचार्य नहीं आते। ये जगह सिर्फ हम जैसे छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए है। आर्य उसकी इस तरह से रुकने वाली अदा को नजरअंदाज नहीं कर पाया, लेकिन उसने तुरंत ही अपना ध्यान कहीं और कर लिया। हिना ने तेज सांस बाहर छोड़ी और अपने एक हाथ की उंगली को नाक से रगड़ते हुए वापस उसके हाथ को पकड़ लिया। वो अब उसे फिर से कहीं लेकर जा रही थी। जल्द ही हिना ने आर्य को एक बरामदे की तरह बना हुआ कमरा दिखाया। ये हमारे यहाँ का भोजनालय है। यहाँ दिन में हम सब 2 बार खाना खाते हैं, एक बार दोपहर को और एक बार रात को। दोपहर का खाना 2 बजे होता है और रात का खाना 9 बजे। आर्य ने भोजनालय को ऊपरी नजरों से देखा। वहां छोटे छोटे बेंच बने हुए थे, जिनके पीछे पलाथी मारते हुए बैठकर खाना खाना पड़ता था। वो जगह दिखाने के बाद हिना आर्य को दूसरी ओर ले गई। वो जगह किताबों की अलमारियों से भरी जगह थी। हिना उस जगह को दिखाते हुए बोली, ये हमारे आश्रम का पुस्तकालय है। यहाँ दुनिया भर की तमाम किताबें मिल जाएगी। हर एक देश के इतिहास के साथ साथ यहाँ शैतानों का इतिहास और हमारे आश्रम का इतिहास भी मौजूद है। इसके बाद हिना ने आर्य को कई सारी और जगह भी दिखाई। उसने आर्य को आश्रम में बनी लड़कियों के रहने वाली जगह, फिर आचार्यों के रहने वाली जगह, इसके बाद गुरुओं और लड़कों के रहने वाली जगह दिखाई। सभी जगह आश्रम के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई थी। लड़के और लड़कियों की बस्ती एक दूसरे के आमने सामने थी, जिनके बीच में लकड़ी की बनी बाड़ और एक छोटा रास्ता उन्हें एक दूसरे से अलग करता था। वहीं आचार्यों की जगह इन दोनों ही बस्तियों से पीछे थी और गुरु उनके ठीक बगल में ही बनी झोपड़ियों में रहते थे। इतनी सारी जगहों को दिखाने के बाद हिना आखिर में लड़कों की बस्ती में ले आई। वहां उसने एक झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मैं आज तुम्हें कुछ और दिखा पाऊंगी। इतना चलने फिरने के बाद मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब ये आखिरी और तुम्हारे रहने की जगह है। दोपहर का खाना हो चुका है, लेकिन तुम्हें यहाँ कमरे में खाना मिल जाएगा, जबकि रात के खाने के लिए मैं तुम्हें ठीक 9 बजे से कुछ देर पहले लेने आ जाऊंगी। तब तक तुम इस कमरे में आराम करो। हिना ने कमरे के अंदर झांका तो देखा वो पूरी तरह जालों से भरा हुआ था। उसने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। लेकिन मेरे ख्याल से आराम करने से पहले तुम्हें इस जगह को साफ करना होगा, तो पहले तुम इसे साफ करना, इसके बाद आराम करना। हिना ने दरवाजा से एक तरफ होते हुए अपनी दोनों बाहों को अंदर की ओर करते हुए आर्य के लिए रास्ता छोड़ दिया। आर्य ने हिना को आज इतना कुछ दिखाने के लिए धन्यवाद कहा। धन्यवाद सुनने के बाद हिना मुस्कुराकर वहां से चली गई। हिना के जाने के बाद आर्य ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और ठीक से कमरे को देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर इतना बड़ा जरूर था कि वहां एक बेड आने के बाद भी काफी सारी खाली जगह बच सके। कमरे के एक तरफ चारपाई थी जो धूल से भरी हुई थी। ठीक उसके बगल में लकड़ी के स्टैंड पर पानी का छोटा घड़ा पड़ा था। दीवारों पर कुछ कीलें थी जिन पर फिलहाल कुछ भी नहीं था। कमरे में दीवार के अंदर बनी एक अलमारी भी थी जो उत्तर की तरफ पड़ती थी। ये अलमारी भी पूरी तरह खाली पड़ी थी। आर्य ने दरवाजे की तरफ नजर मारी तो वहां कोने पर ही झाड़ू पड़ा था। उसने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से चलते हुए झाड़ू को उठा लिया। झाड़ू को उठाते हुए उसने कहा, अगर ये मेरी नई जिंदगी है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। उसने धीमे से अपनी आंखों को मूंदा। उसके बाद वो हुआ जो वो अक्सर करता आ रहा है। उसने कमरे में तूफान सा मचा दिया। उसकी तेज चलने वाली क्षमता कमरे की सफाई ऐसे कर रही थी जैसे मानो वो नहीं बल्कि उसकी जगह हवा कमरे की सफाई कर रही है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ही उसने जालों से भरे पूरे कमरे की सफाई कर दी थी। कमरे की सफाई करने के बाद उसने राहत से भरी सांस बाहर छोड़ी और वहां मौजूद चारपाई पर बैठ गया। चारपाई पर बैठने के बाद उसे कब नींद आई उसे भी पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो कोई उसके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था। आर्य अपनी आंखें मसलते हुए उठा और दरवाजा खोला। उसके ठीक सामने हिना खड़ी थी। हिना अपनी कमर पर हाथ रखकर झुंझलाते हुए बोली,
तुम नशा करके सोते हो क्या? क्या? आधी नींद में डूबे शब्द में बोला, मैं पिछले 10 मिनट से ये दरवाजा खटखटा रही हूँ और तुमने अब खोला। तो मैंने पूछा कि तुम नशा करके सोते हो क्या? देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ आश्रम में नशा सख्त मना है। आर्य ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, मैं नशा नहीं करता, थका हुआ था तो गहरी नींद आ गई और मुझे पता नहीं चला तुम दरवाजे पर खड़े हो। लेकिन तुम, मैं क्या? हिना ने सवाली अंदाज में कहा। तुम, मैं क्या? आर्य ने अपनी बात पूरी की। हिना के हाथ में एक छोटी नीले फीते वाली घड़ी थी। उसने खड़ी आर्य के सामने की ओर बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें 9 बजे से पहले लेने आ जाऊंगी। अभी ठीक 8:56 हुए हैं तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। गहरी नींद में आर्य को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि वो कितनी देर तक सोया। उसकी नींद ठीक खाने के समय से पहले खुली। समझ गया, आर्य ने कहा और अंदर पानी के रखे मटके की तरफ गया। मटके का ढक्कन खोला तो वो खाली था। हिना ने ये देख लिया। वो बोली, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ मुंह धोने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, और आगे से कमरे में रखा मटका भरना हो तब भी तुम वहीं से पानी लेना। आर्य ने मटका बंद किया और हिना के पीछे पीछे चल पड़ा। हिना उसे एक सरोवर के पास ले आई थी। उस सरोवर में मौजूद पानी से भाप निकल रही थी। आर्य ने निकलती भाप को देखते हुए कहा, क्या ये पानी गर्म है क्योंकि इसके अंदर से भाप निकल रही है? इतने समझदार हो तो पूछ क्यों रहे हो? उसने आर्य के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये पानी गर्म ही है। क्या गर्म पानी? आर्य ने हैरानी से सरोवर के इर्द गिर्द देखा। उसे वहां कोई भी ऐसी युक्ति नहीं दिख रही थी जिससे पानी को गर्म किया जा सके। लेकिन ये पानी गर्म कैसे है? मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे पानी को गर्म किया जा सके। हिना ने चलते चलते अपने कदमों को रोक लिया। उसने अपनी नजर आर्य की ओर घुमाई और भौहें तानी। तुम्हें पता है ना, यहाँ आश्रम में जादू जैसी चीजें होती हैं। सुबह बताते वक्त भी मैंने इसका नाम लिया था। आर्य हिना की बात का मतलब समझ गया। दोनों ही वापस चलने लगे। आर्य ने चलते हुए पूछा, तो ये पानी जादू से गर्म होता है? इसके अलावा यहाँ और क्या क्या जादू से होता है? जो संभव है वो। लेकिन जादू से तो कुछ भी किया जा सकता है ना? मैंने सुना है जादू से इंसानों को जानवर भी बनाया जा सकता है। हिना ये सुनकर हंसने लगी। इस तरह के जादू शायद होते होंगे, मगर यहाँ हमारे आश्रम में छात्राओं के बीच इस तरह के जादू नहीं है। यहाँ के जो बड़े आचार्य हैं वही ऐसे जादू की कलाएं रखते हैं। तो छात्राओं के बीच किस तरह के जादू हैं? ऐसे जादू जो लड़ने में काम आए या फिर अपनी सुरक्षा करने में। हमें ऐसे जादू सिखाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरी परछाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकें। तुम्हारे कहने का तात्पर्य, यहाँ आश्रम में हम जो भी करते वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरी परछाइयों के लिए है, उन्हें रोकने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए। हाँ, दोनों ही सरोवर के पास बनी सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। हिना वहीं रुक गई जबकि आर्य सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे उतर गया। हाँ, यहाँ आश्रम के लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शैतानों को उसके मकसद में कामयाब ना होने देना। तुम नहीं जानते इन शैतानों का जो मकसद है, जिनमें वो अपने शहंशाह को यहाँ दुनिया में लाना चाहते हैं, वो कितना खतरनाक है। अगर उनके शहंशाह दुनिया में आ गए तो सब तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का राज होगा, और वो है अंधेरा। यहाँ शैतानों की हुकूमत हो जाएगी। फिर ना लोकतंत्र रहेगा, ना राजतंत्र, और ना ही हम जैसे लोग। शैतानों और इस दुनिया के रास्ते के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो ये आश्रम ही है। हम जी जान लगा देंगे मगर अंधेरे के इस मकसद को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आर्य ने सरोवर के गर्म पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे। हिना की बातें उस पर गहरा असर कर रही थी। आर्य अपना मुंह धोकर खड़ा हुआ तो उसे अपने आसपास मुंह साफ करने के लिए कोई चीज नहीं मिली। वो अपने कपड़ों से ही मुंह साफ करने की कोशिश करने लगा तो हिना ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आगे बढ़ा दिया। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आर्य ने वो रुमाल लिया और मुंह साफ किया। थोड़ी ही देर में वो वापस चलते दिख रहे थे। आर्य ने चलते हुए पूछा, तुम यहाँ की खास हो क्या? मतलब आचार्य वर्धन ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी, इसके पीछे कोई कारण है या फिर यहाँ ऐसा ही किया जाता है, जो भी आता है उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंप दी जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हिना अपनी आदत के हिसाब से आंखों को तरेड़ते हुए बोली, आश्रम में नए आने वाले सदस्यों को यहाँ रहन सहन में डालने की जिम्मेदारी आश्रम में विद्यार्थियों के अध्यक्ष की होती है। साल में अलग अलग महीनों के हिसाब से अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष कम से कम 3 महीने तक अध्यक्ष बना रहता है।
अभी दिसंबर का महीना है और मेरा अध्यक्ष वाला कार्यकाल शुरू हुआ है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने सभी नए आने वाले सदस्यों को रहन सहन में डालने की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। तो इस हिसाब से तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? क्योंकि तुम्हें पूरे आश्रम की जानकारी है तो साल या 2 साल तो हुए होंगे। आर्य अंदाजा सा लगा रहा था। हिना ने ना में सर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, ना तो मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है, ना ही 2 साल। मैं यहाँ बस 6 महीने पहले ही आई थी। 6 महीने? आर्य ने अपने कंधे उचकाए। तुम तो इन 6 महीनों में काफी कुछ जान गई हो। हिना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जब 6 महीने होंगे तब तुम भी काफी कुछ जान जाओगे, शायद मुझसे भी बेहतर। तीसरा भाग। हिना और आर्य आश्रम में बने हुए भोजनालय तक पहुंच गए। वहां काफी भारी संख्या में विद्यार्थी बैठकर खाना खा रहे थे। आर्य पहले ही यहाँ की व्यवस्था देख चुका था। ये लकड़ी के बेंच थे जिन पर रखकर खाना खाया जाता था और बैठने के लिए पलाथी मारनी पड़ती थी। फिर इसके बाद खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता था। हिना बोली, हमारे यहाँ आश्रम में हर दिन अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जो भी खाना जिस दिन बनता है वो दोपहर और शाम को एक जैसा रहता है। आज चावल बने हैं, जबकि कल रोटी सब्जी, और इसके बाद अगले दिन जो लिस्ट होगी उसके हिसाब से खाना बनेगा। इसके अलावा तुम्हारा खुद का पसंदीदा खाना खाने का मन करे तो तुम यहाँ के रसोई घर में जाकर अलग से खाना बना भी सकते हो। मगर इतना ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पिज्जा या मैगी जैसी चीजें नहीं मिलेगी। पुराने जमाने में हम जो खाना खाते थे वही मिलेगा। आर्य मुस्कुराया, मुझे ये सब चीजें पसंद भी नहीं। हम लोगों ने अभी तक इसी तरह का खाना खाया है। हिना और आर्य दोनों ही अपने हाथों से चावल खाने लगे। चावल खाते खाते हिना ने पूछा, हम लोगों से तुम्हारा मतलब, तुम कहाँ से थे? मैं जगह के बारे में तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे कभी मेरे बाबा ने इसके बारे में बताया नहीं था। मगर हम लोग किसी शहर के जंगल में रहते थे, वहां बने एक घर में, मैं और सिर्फ मेरे बाबा। तो यहाँ अंधेरी परछाइयों ने तुम पर हमला कर दिया होगा। उसमें तुम बच गए मगर तुम्हारे बाबा नहीं। हिना आगे बोली, यहाँ के सभी लोगों की कहानी तुम्हें लगभग इसी तरह की मिलेगी। आश्रम के काफी सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन जब अंधेरी परछाइयां उन पर हमला करती हैं तो वो सुरक्षा के तौर पर यहीं आते हैं। आर्य खाना खाते खाते सोच में पड़ गया, लेकिन वो हमला करने से पहले ही क्यों नहीं आते? उन्हें नहीं पता बाहर उन्हें खतरा है? हाँ, हिना ने सर हिला दिया। दरअसल बात यही है कि उन्हें नहीं पता बाहर खतरा है। यही वजह है कि वो पता लगने से पहले आश्रम में नहीं आ पाते। उन्हें लगता है कि वो लोग बाहर सुरक्षित हैं और तब तक इस अंधविश्वास में ही रहते हैं जब तक वो असुरक्षित ना हो जाएं। तो आश्रम के लोग ही जाकर उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आते? वो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिनसे उन्हें पता चले कि बाहर खतरा है और उन्हें खतरे से बचने के लिए यहाँ आश्रम में आना होगा? इसके पीछे के कई कारण हैं। हिना खाना भी खा रही थी और साथ में आर्य को जवाब भी दे रही थी। एक तो हमें ये नहीं पता वो लोग कहाँ हैं और किस किस कोने में हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह का कोई जादू भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। दूसरा, यहाँ आश्रम के लोगों पर घेरे के बाहर काफी सारी अंधेरी परछाइयां नजर रखती हैं। हम चाहे किसी भी चीज का इस्तेमाल करके बाहर जाएं, भले ही जादू हो या किसी तरह का साधन, उन्हें पता लग जाता है। फिर वो हम जहां जाते हैं वहां हमें घेरते हैं। उनकी संख्या ज्यादा होती है तो हम हार जाते हैं। इन वजहों से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। आर्य खाना खाते खाते गंभीर हो गया। ये तो सच में एक बड़ी समस्या है। अंधेरी परछाइयों ने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पूरे आश्रम को चारों ही तरफ से घेर रखा है। उन्हें बस मौका चाहिए आश्रम की तरफ से किसी गलती का, और वो फायदा उठाने से नहीं चुकेंगे। हाँ, इसीलिए तो आश्रम ने सुरक्षा चक्कर बनने के बाद कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं की। हम यहाँ मुट्ठी भर हैं तो आमने सामने की लड़ाई में हमें ही नुकसान होने वाला है। नुकसान के बाद आश्रम या तो पूरी तरह से खत्म हो जाता या कमजोर, और दोनों ही तरफ से उन्हें फायदा होने वाला था। इसलिए आचार्य ऐसा कभी नहीं करते। इसके विपरीत उन्होंने कठोर नियम बना रखे हैं और यहाँ आश्रम में रहकर अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी दिन अगर ताकत बढ़कर उनके बराबर हो गई तब शायद जरूर आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाए। तकरीबन अगले 20 मिनट तक दोनों खाना खाते रहे। आज हिना और आर्य ने आपस में जो भी बात की उससे वो एक दूसरे के काफी नजदीक हो गए थे। कम से कम इतना नजदीक कि दोनों में दोस्तों जैसा व्यवहार तो होने ही लगा था।
हिना कुछ हद तक आर्य को समझने लगी थी, वही आर्य कुछ हद तक हिना को। दोनों की खाना खाने के बाद बाहर आए और वहां भोजनालय के बाहर बनी हाथ धोने वाली व्यवस्था पर हाथ धोए। वहां हिना ने आर्य से कहा, खाना खाने के बाद टहलना सेहत के लिए बढ़िया रहता है। चलो आओ, मैं तुम्हें दीवार के ऊपर टहलने के लिए लेकर जाऊं। फिर वहां तुम्हें वो दृश्य भी दिखाती हूं जो मुझे यहां सबसे ज्यादा पसंद है। आर्य अब तक हिना की हर बात पर सहमति भरता आ रहा था, तो उसने यहां भी सहमति भरी। दोनों ही आश्रम की दीवार की तरफ चल पड़े। वहां दीवार पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के जरिए वो ऊपर गए। इस समय गहरी रात थी, मगर ढेर सारे तारों की चमक की वजह से गहरी रात भी कम गहरी प्रतीत हो रही थी। हिना ने आर्य का हाथ पकड़ लिया था। वो दोनों इस बार आश्रम के दाईं ओर बनी दीवार से चढ़े थे और वहां से पीछे जंगल वाली दीवार की ओर जा रहे थे। बीच में हिना ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आज पिछले कुछ दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा तारे निकले हुए हैं। आज अमावस की रात है, तो अंधेरी रात का यही फायदा है कि आसमान में ज्यादा तारे देखने को मिलते हैं। आगे जब वो दाईं ओर की दीवार और पीछे वाली दीवार के मोड़ के पास आए, तब हिना ने आर्य का हाथ छोड़ दिया और दौड़कर कोने के पास चली गई। वहां उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ फैला लिए। आर्य उसे ये सब करता हुआ देख रहा था, लेकिन लड़कियों के ये काम उसके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे थे। हिना वहां हाथ फैलाए बोली, ये है मेरा सबसे पसंदीदा दृश्य। तेज बहती ठंडी हवाओं के साथ सामने पहाड़ी के ऊपर बने तारों को देखना। आर्य ने पहाड़ी की तरफ ध्यान दिया। ऊंची बर्फीली पहाड़ी के ऊपर बने तारे सच में दर्शनीय प्रतीत हो रहे थे। वो दृश्य ऐसे थे मानो जैसे पहाड़ी के ऊपर का काला आसमान उसके सर के बाल हों, जिसमें बीच बीच में चमकते तारे दिख रहे हैं। आर्य ने कुछ देर तक पहाड़ी के ऊपर चमकते तारों को देखा और फिर अपना ध्यान आश्रम के पीछे मौजूद जंगल की तरफ कर दिया। अंधेरे से भरा डरावना और खौफनाक जंगल। आर्य ने धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाए। वो जंगलों से आती कुछ डरावनी आवाजों को साफ सुन पा रहा था। भेड़ियों के रोने और कुछ जानवरों के चिंघाड़ने की आवाजें। आर्य 5 इंची दीवार के पास आते ही अपने हाथों को उस पर रखकर जंगल के दृश्य में खो सा गया। यहां इस तरफ के आसमान पर उसे तारे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, उसे सिर्फ और सिर्फ काले खौफनाक पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे काले खौफनाक पेड़ जो जंगल में खड़े भी डरावनी परछाइयों की तरह लग रहे थे। अभी आर्य उन सबको देख ही रहा था कि उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। उसने हिना को आवाज लगाई, हिना जरा यहां तो आना, आकर देखो क्या ये मेरा वहम है या मैं सच में इसे देख रहा हूं। हिना ने अपनी बाहों को समेटा और आर्य की तरफ आ गई। वहां उसने अपनी आंखों को केंद्रित करते हुए जंगल की ओर देखा। उसने भी वही चीज देखी जो आर्य ने देखी थी। ओह नहीं, ये तो ऐसा। उसके माथे पर अस्वाभाविक लकीरें आ गईं। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्य हिना की तरफ देखते हुए बोला, मगर ऐसा हो रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 2, 4 रहस्यमयी और खतरनाक जगह, भाग 3। दोनों ही जंगल में एक रोशनी को देख रहे थे जो लगातार आश्रम से दूर जा रही थी। ये रोशनी किसी जलती हुई मशाल की लग रही है। आर्य उस तरफ देखता हुआ बोला, वो बार बार झमक भी रही हैं, तो ऐसा सिर्फ उसी की रोशनी के साथ होता है। इसका यही मतलब निकल कर आता है कि कोई इस वक्त जंगल में आश्रम से दूर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी जंगल में नहीं जाता, हिना बोली और एक बार जंगल की तरफ देखने के बाद तेजी से दीवार पर दौड़ने लगी। वो आश्रम के पिछली दीवार पर मौजूद दरवाजे की ओर जा रही थी। आर्य भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हिना वहां पहुंची तो उसने झुककर नीचे देखा। आश्रम का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। आर्य भी उसके पास आया और नीचे झुककर देखा। उसने भी आश्रम का खुला हुआ दरवाजा देखा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ऐसा हो रहा है, हिना बोली। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। यहां तक कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही। आर्य ने उसी पल कहा, मगर हम इसे झुठला नहीं सकते, ना ही इसे किसी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं।
ये कोई कल्पना भी नहीं। अगर कल्पना होती तो हम दोनों को एक जैसी चीज न दिखती। फिर ये नीचे का दरवाजा भी खुला हुआ है, ये भी हमें खुला हुआ ना दिखता। लेकिन ये हमारा वहम भी तो हो सकता है। और वही बात नीचे खुले दरवाजे की, तो इस दरवाजे को मैंने खोला था। क्या पता आज मैंने इसे बंद ही नहीं किया। इसके बाद हवा का झोंका आया और उसने ये दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। आश्रम के अंदर से हवा का धक्का बाहर की ओर नहीं लग सकता। फिर दिन में जब तुम दरवाजा खोल रही थी तब तुमने काफी जोर लगाया था। आज पूरा दिन हवाओं में इतनी गति नहीं थी कि वो एक भारी भरकम दरवाजे को खोल सके। अब भी हवाएं इतनी जोरदार नहीं। दोनों वापस सामने की तरफ देखने लगे। उन्हें अभी भी वो चीज दिखाई दे रही थी जो कुछ देर पहले उन्होंने देखी थी। किसी मशाल की जलती चमक जो लगातार जंगल में आश्रम से दूर जा रही है। हिना दीवार पर इधर उधर चलती फिरती बोली, यहाँ आश्रम से कोई इस वक्त बाहर गया है, लेकिन आश्रम से बाहर जाना सख्त मना है। जंगल की ओर जाना तो उससे भी ज्यादा सख्त मना है। आश्रम के आचार्य तक जंगल में जाने से खौफ खाते हैं। आर्य ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए हिना को सवालिया अंदाज में कहा, फिर किसमें इतनी हिम्मत जो जंगल में इतनी रात को जा रहा है, और उसका मकसद क्या होगा? मैं नहीं जानती। हिना अपनी जेब टटोलने लगी। उसने जेब से अंगूठी निकाली और उसे सामने की तरफ किया। वो आश्रम के बने सुरक्षा चक्र को देख रही थी जो जंगल में भी लाल रोशनी से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने देखा मशाल की जो रोशनी थी वो उस लाल चक्कर की ओर लगातार बढ़ रही थी। उसने आर्य से कहा, अगर ये आश्रम का कोई सदस्य है और उसे अपनी जान प्यारी है तो वो चाहकर भी इस लाल घेरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाहर निकलते ही अंधेरी परछाइयां उसे मार देगी। जंगल के जंगली जानवरों से बचा जा सकता है, मगर अंधेरी परछाइयों से बिल्कुल भी नहीं। आर्य भी हिना के पास आया और अंगूठी के अंदर देखने लगा। धीरे धीरे रोशनी लाल घेरे के और पास हो रही थी। दोनों की धड़कनें पूरी तरह से बढ़ चुकी थीं। दोनों के दोनों एक ही दृश्य पर नजरें टिकाए हुए थे। तभी रोशनी लाल घेरे के और नजदीक हुई और दोनों की धड़कनें पूरी तरह से रुक गईं। हिना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अगले ही पल वो रोशनी उस लाल घेरे के पार चली गई। नहीं, हिना ने अपना अंगूठी वाला हाथ झटक दिया। अब ये जो भी कोई था, सुबह इसकी मरने की खबर मिलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती इस आश्रम में कोई इस तरह की हरकत करेगा। ये बच्चों में से ही कोई एक होगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी। चलो जाकर आचार्य से इसके बारे में बात करें और उनसे मदद मांगें। हमें अभी के अभी इस बच्चे की जान बचानी होगी। हाँ चलो। दोनों ही किले की दीवार से नीचे उतरे और पगडंडी पर चलते हुए आचार्यों से मिलने के लिए चल पड़े। हिना चलते हुए बोली, इस तरह की समस्या का हल या तो आचार्य वर्धन कर सकते हैं या फिर आचार्य ग्यारक, और वो दोनों ही इस वक्त कार्यालय में मिलेंगे। रात के 11 बजे से पहले वो दोनों ही आचार्य कार्यालय से बाहर नहीं निकलते। जल्द ही दोनों चलते हुए कार्यालय तक पहुंच गए। कार्यालय आश्रम में बीच वाली गुफा के थोड़े ही पास बना हुआ था। हिना ने कार्यालय का दरवाजा खोला तो नीचे उतरती हुई सीढ़ियां दिखाई दीं। पीली रोशनी से चमक रहा कार्यालय पूरी तरह से गर्म था। यहां आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि बाहर ठंड है या ये पूरी जगह बर्फीली वादियों में बनी हुई है। दोनों ही नीचे उतरे तो आर्य को पूरा कार्यालय दिखा। जमीन के नीचे बना ये कार्यालय किसी भी अंग्रेजों के जमाने के शाही कमरे से कम नहीं था। यहाँ प्रिंसिपल के दफ्तर की तरह कुर्सी और टेबल पड़ा था। टेबल पर कांच की प्लेट भी थी। दीवारें लाल रंग से पुती हुई थीं, जिस पर भांति भांति की तस्वीरें थीं। कमरे के अंदर अंगीठी भी बनी हुई थी, जिसमें जल रही लकड़ियों की वजह से पूरा कार्यालय गर्म था। यहाँ सब था, लेकिन वो नहीं जिनकी बात हिना कर रही थी। यहाँ दोनों ही आचार्य नहीं थे। हिना पूरे कमरे को एक ही नजर में देखते हुए बोली, कमाल है, दोनों ही आचार्यों को तो इस वक्त यही होना चाहिए। मैं पिछले 6 महीनों से देखती आ रही हूँ, दोनों ही आचार्य इसी कार्यालय से ठीक 11 बजे एक साथ बाहर निकलते हैं। मैं रात के 11 बजे तक दीवार पर टहलती हूँ तो अक्सर उन्हें बाहर निकलते देखा है। आर्य ने अनुमान लगाते हुए कहा, क्या पता आज उन्हें कोई काम आ गया हो, वो आश्रम में कहीं और होंगे। हाँ शायद। हिना ने आर्य की बात पर सहमति भरी, मगर वो अभी भी संशय में थी। उसने आर्य से कहा, चलो हम आश्रम में उन्हें कहीं और ढूंढते हैं। इतना कहकर वो वापस बाहर निकल पड़ी। उसके साथ आर्य भी बाहर निकल पड़ा।
बाहर दोनों ही उस तरफ चल पड़े जहां आचार्यों की बस्ती थी। दोनों ने बाढ़ से घिरी एक पगडंडी का सफर तय किया और आचार्यों की बस्ती पहुंच गए। हिना वहां एक झोपड़ी की तरफ बढ़ती हुई बोली, ये आचार्य वर्धन की झोपड़ी है। अगर वो अपने कार्यालय में नहीं है तो उनके यहाँ होने की संभावना हो सकती है। इतना कहकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई भी नहीं था। हिना ने अपने बालों में हाथ फेरे, वो यहाँ नहीं है। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और उसी वक्त बोली, चलो हम आचार्य गैरक की झोपड़ी देख लेते हैं। अगर आचार्य वर्धन यहाँ नहीं है तो वहां जरूर होंगे। इस झोपड़ी के साथ लगते ही दूसरी झोपड़ी थी। हिना वहां गई और उस झोपड़ी का दरवाजा खोला, मगर वहां भी कोई नहीं था। वो भी पूरी तरह से खाली थी। आर्य भी झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। जब उसने खाली झोपड़ी देखी तो कहा, तुम्हें नहीं लगता हमें किसी और आचार्य से बात कर लेनी चाहिए? मुझे याद है यहाँ बताया गया था कि कुल 11 आचार्य हैं। चलो इनमें से किसी और से बात कर लेते हैं। हिना ने तुरंत सांस बाहर की तरफ छोड़ी। ये भी बुरा आइडिया नहीं। चलो हम किसी और आचार्य से ही बात करते हैं। दोनों ही वहां आचार्यों की बाकी झोपड़ियों की तरफ चल पड़े। उन्होंने तीसरी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो वो भी खाली थी। हिना के माथे पर आई लकीरें अब और भी भयानक रूप ले चुकी थीं। कमाल है, आचार्य वीरसेन भी यहाँ नहीं। वो तुरंत और झोपड़ियों की तरफ मुड़ी, लेकिन उन्होंने जिस भी झोपड़ी का दरवाजा खोला वो खाली ही दिखी। आर्य खाली झोपड़ियों को देखते दंग होते हुए बोला, यहाँ तो मुझे आश्रम में कोई भी आचार्य दिखाई नहीं दे रहा। हम अब तक 8 झोपड़ियां देख चुके हैं, लेकिन सब की सब खाली पड़ी। आचार्य यहाँ आश्रम में इधर उधर चलते फिरते भी नहीं दिख रहे। आखिर सब के सब गए कहाँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आश्रम में 11 आचार्यों में से 3 महिला आचार्य भी हैं। मेरे ख्याल से अब हमें उनकी झोपड़ियां भी देख लेनी चाहिए। हिना ने अपनी दिशा बदली तो आर्यो भी उसके पीछे पीछे हो गया। जल्द ही उन्होंने लड़कियों की बस्ती के आगे बनी बाकी के 3 आचार्यों की झोपड़ियां देखी। वो भी खाली पड़ी थी। आर्य ने सभी खाली झोपड़ियों को देखकर संकोच के साथ कहा, ये आश्रम में ना तो आचार्य अपने कमरे में, ना ही आचार्य कहीं क्या? हिना तुरंत झपटती हुई बोली, कहीं अंधेरे ने हमला तो नहीं कर दिया? नहीं, अगर ऐसा होता तो यहाँ पूरे आश्रम में कोहराम मचा होता। आश्रम पूरी तरह से शांत है। विद्यार्थी भी हमें इधर उधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आश्रम में कोई भी आचार्य नहीं दिखाई दे रहा। तभी अचानक हिना के दिमाग में कुछ आया और वो चुटकी बजाते हुए बोली, एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई। हमने खाना खाने के बाद सूचना पट तो देखा ही नहीं। सूचना पट ये क्या चीज होती है? आओ बताती हूँ। हमें वापस भोजनालय जाना होगा। दोनों ही एक बार फिर से भोजनालय की तरफ चल पड़े। वो दोनों ही भोजनालय पहुंचे तो वहां उन्हें बाहरी दीवार पर काले रंग का बना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर सफेद चौक में सूचना लिखी हुई थी। हिना ने उसे देखा और कहा, इसीलिए आश्रम में इस वक्त हमें कोई भी आचार्य दिखाई नहीं दे रहा। आचार्यों के साथ साथ गुरु भी हमें आश्रम में नहीं मिलेंगे। आर्य ने अभी तक बोर्ड पर लिखी सूचना नहीं पढ़ी थी। वो आगे आया और बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ी। उस पर लिखा था, आज आश्रम के सभी आचार्य और गुरु सुरक्षा चक्र को शक्ति देने के लिए गुफा में बने मंत्र कक्ष के अंदर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसलिए रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ना तो आचार्य से मिला जा सकता है, ना ही किसी गुरु से। आर्य उसे पढ़कर बोला, इसका तो यही मतलब निकल कर आता है कि हम सुबह तक किसी भी तरह की मदद हासिल नहीं कर सकते। हिना नम शब्दों में बोली, अगर किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी तो उसे भी नहीं बचाया जा सकता जो आश्रम से बाहर गया है। आर्य एक टकी लगाकर उसे देखने लगा। हिना आगे बोली, हम में से किसी में भी इतनी क्षमता नहीं जो सुरक्षा चक्र के बाहर अंधेरी परछाइयों का सामना कर सके। इतना कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे संभलने के लिए कहा। तभी पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। दोनों एक साथ मुड़े तो देखा रसोई घर के पास काफी सारे छात्र शोर मचा रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और शोर की तरफ दौड़े। रसोई घर आश्रम में पीछे की तरफ बना हुआ था। उससे और पिछली दीवार के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। वहीं दरवाजा भी पास ही लगता था। दोनों ही वहां पहुंचे तो 18 से 20 छात्र असमंजस में एक दूसरे से कुछ न कुछ पूछ रहे थे। वो सभी छात्र रसोई घर में खाना बनाने वाले कपड़ों के अंदर थे।
हिना और आर्य तुरंत उन लोगों के पास पहुंचे। हिना ने आगे बढ़कर एक छात्र से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, उस छात्र ने तुरंत जवाब दिया। यहाँ भोजनालय से एक लड़का गायब है। पूछताछ की तो पता चला वो जंगल की तरफ गया है। हिना आर्य से बोली, शायद हमने कुछ देर पहले जिसे देखा था वो यही लड़का होगा। उसने छात्र से पूछा, कौन था वो लड़का और उसका नाम क्या था? लड़के ने याद करते हुए जवाब दिया, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता था, वो खाना पकाता था और उसका नाम। लड़के ने अपने दिमाग पर और जोर डाला, उसका नाम आयुध था। अचानक ये नाम सुनते ही हिना की सांसें पूरी तरह से थम गई। वो बेधड़क घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। आर्य ने नीचे गिरती हिना को संभाला। आर्य ने उससे पूछा, कौन है ये आयुध? हिना ने काफी धीमे स्वर में बताया, मेरा भाई था। काफी धीमे स्वर में बताया। ये सुनकर आर्य पूरी तरह से चौंक गया। आज उसका पहला ही दिन था और ये सब हो रहा है। उसने हिना से पूछा, मगर वो जंगल में क्यों गया है? आखिर उसके जाने की क्या वजह हो सकती है? मैं नहीं जानती, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। 6 महीने पहले ही मेरे साथ आया था, लेकिन आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं किया। फिर अचानक ये सब क्या हो रहा है? इसके बारे में ना तो आर्य को कुछ पता था, ना ही हिना को। दोनों इस सवाल का जवाब भी नहीं जानते थे कि हिना का भाई बाहर जंगल में क्यों गया है। अचानक हिना अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मुझे अपने भाई को वापस लेकर आना होगा, मैं जाकर उसे जंगल से लेकर आऊंगी। हिना इतना कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आर्य तेजी से दौड़कर उसके आगे आया और उसका रास्ता रोका। लेकिन तुम जानती हो ना जंगल कितना खतरनाक है। तुमने कहा है कि वहां जाने के बाद बचने की कोई संभावना नहीं। फिर तुम्हारा भाई तो गया भी सुरक्षा चक्र के घेरे से बाहर है। हिना ने आर्य को नकारते हुए उसे एक तरफ किया और वापस आगे बढ़ने लगी। मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे भाई के सिवा और कोई भी नहीं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे एक आंच तक नहीं आने दूंगी। हिना तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आर्य फिर से उसके बराबर आया और उसे समझाते हुए बोला, मगर हिना, ये खतरे से खाली नहीं होगा। तुम वहां अगर कोई मुसीबत आती है तो उसका कैसे सामना करोगी? हिना रुकी और एकदम से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ आश्रम में पिछले 6 महीनों से हूँ। इन 6 महीनों में मैंने थोड़ा बहुत जादू सीखा है। मुझे उम्मीद है वो जादू मेरे काम आएगा। हिना किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। छात्रों के समूह में से कुछ छात्र आगे आए और बोले, लेकिन हिना, हम आचार्यों की मदद भी ले सकते हैं। अगर हम में से कोई गुफा में जाकर उन्हें इन सब के बारे में सूचित करें तो वो मदद के लिए आगे आ सकते हैं। उन्हें सूचित करना मुश्किल है। हिना बोली, गुफा के अंदर जाना भी खतरे को दावत देना है। फिर वहां जाकर आचार्यों को बताने में जो टाइम लगेगा, तब तक काफी देर हो जाएगी। मेरा भाई और भी ज्यादा दूर निकल जाएगा, फिर हम उसे कभी वापस हासिल नहीं कर सकेंगे। मुझे जंगल में जाना ही होगा। हिना दोबारा से आगे बढ़ने लगी। वो दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही उसके ठीक सामने काला जंगल था। अंधेरे में डूबा काला जंगल। हिना ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और जंगल की तरफ बढ़ पड़ी। वो कुछ कदम ही चली थी, तभी पीछे से आर्य ने उसे आवाज लगाई, रुको हिना। हिना के चलते हुए कदम रुक गए। आर्य ने वहां एक छात्र से जलती हुई मशाल पकड़ी और बोला, तुम वहां अकेले नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। ये सुनकर आश्रम के सभी छात्र स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि खुद हिना भी अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकी। वो भी स्तब्ध रह गई। आर्य आगे बढ़ा और उसके पास आकर दोबारा बोला, तुम अकेले किसी भी खतरे में नहीं फंसोगी। तुम्हारे भाई को हम साथ में लेकर आएंगे। हिना उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन जंगल खतरों से कम नहीं। आर्य ने जंगल में सामने की ओर देखा। तुमने कहा ना तुम्हें जादू आता है, तो उम्मीद करेंगे वो हमारे काम आए। जंगल की तरफ देखते वक्त उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। एक ऐसी उम्मीद जो ना सिर्फ उसके अंदर के हौसले को दिखा रही थी, बल्कि हिना भी उसे देखकर खुद में अलग ही तरह का आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। हिना ने आर्य का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों ही जंगल में जाने के लिए तैयार थे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 3, जंगल में, भाग 1। 3-3-3। आर्य और हिना दोनों जंगल में जा रहे थे। उनके जाने के बाद पीछे आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मगर कुछ विद्यार्थी वहीं मोर्चा डालकर बैठ गए थे। जब हिना और आर्य वापस आएंगे तो उन्हें वो दरवाजा दोबारा खोलना था। जंगल में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। पहले जहां जंगली जानवरों का शोर आ रहा था, वहीं अब किसी भी तरह का शोर नहीं था। बाकी जगहों की तरह इस जगह की जमीनी सतह भी बर्फीली थी।
मगर यहाँ बर्फ की मोटी चादर नहीं थी। बर्फ की मोटी चादर के नीचे मिट्टी मौजूद थी। हवा का बहाव रुका हुआ था, जिसकी वजह से जंगल में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। आर्य नीचे सतह पर मौजूद सूखे पत्तों को रोंदता हुआ बोला, तुमने मुझे अपने भाई के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हिना अपने आसपास के क्षेत्र पर पैनी निगाह रख रही थी। मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। सुबह सारा दिन तुम्हें आश्रम की चीजें दिखाने में निकल गया। फिर इसके बाद हम शाम को खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद दीवार पर पहुंची और वहां से तुम बाद में जान ही गए कि मेरा भाई है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। अंधेरे जंगल में इस तरह की सरसराहट भी डर पैदा कर रही थी। दोनों ने झाड़ियों को ध्यान से देखा तो पता चला वहां कोई बंदर खुजली कर रहा था। दोनों ने राहत की सांस ली। क्या तुम्हारा भाई यहाँ आश्रम में आने से खुश नहीं था? आर्य ने चलते हुए पूछा। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? हिना ने चौकस निगाहों से एक बार घूमकर 360 डिग्री के व्यू को देखा। तुम्हारा भाई आश्रम छोड़कर चला गया ना, इसलिए। हो सकता है वो आश्रम में रहने से खुश ना हो, जिसने उसे आश्रम से बाहर जाने के लिए बाध्य किया। जहां तक मैं उसे जानती हूं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो आश्रम में रहकर खुश नहीं। जब हम 6 महीने पहले यहां आए थे, तब शुरुआत के 3 दिन तक वो बुझा बुझा सा रहा था, लेकिन इसके बाद वो मुझसे भी ज्यादा आश्रम में घुल मिल गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने ये फैसला कर लिया कि वो आश्रम में तलवारबाजी न सीखकर खाना पकाने का काम करेगा। उसे तलवार जैसी चीजों को करने में आलस आता था, मगर खाने को लेकर वो कभी भी पीछे नहीं हटता। फिर मेरी अक्सर उससे बात होती थी। हम भोजनालय में कभी कभी मिल लेते थे। वहां उसने मुझे कभी ये नहीं कहा कि उसे आश्रम में कोई परेशानी है या फिर कुछ और। मतलब वो यहाँ पूरी तरह से खुशमिजाज वाले व्यक्तित्व में रहता था। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी, ना ही आश्रम से परेशानी। अच्छा, तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे? हम दोनों के रिश्ते मतलब भाई बहनों में अक्सर लड़ाई होती है ना, उनमें बनती भी कम है। तो उस हिसाब से तुम दोनों का आपस में रिलेशन कैसा था? बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हिना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत शरारती था, मगर इसके बावजूद हम में बहुत अच्छी बनती थी। हम जब हमारे घर में रहा करते थे, जो कि दिल्ली में है, वहां रोजाना हम घर के सामान का कचरा करते थे। कभी कुछ तोड़ दिया तो कभी कुछ। मम्मा पापा डांटते थे तो मिलकर डांट खाई। आर्य खुद में ही सोचने लगा। तभी उनके ऊपर वाले पेड़ों में पत्तियां जोरदार तरीके से हिली। हिना तुरंत अपनी मुठ्ठियां भींचकर थोड़ा सा नीचे झुक गई। वहीं आर्य भी इसी अंदाज में आ गया। दोनों की नजरें ऊपर उस पेड़ की तरफ थीं जिनकी पत्तियां हिली थीं। वहां अभी अभी एक उल्लू आकर बैठा था। उल्लू है? हिना ने अपनी मुठ्ठियां खोलते हुए कहा। हाँ, उल्लू ही है। आर्य ने भी अपनी मुठ्ठियां खोल ली। दोनों ही फिर से चलने लगे। आर्य अपनी पुरानी बातों को आगे बढ़ाता हुआ बोला, तुम्हारे भाई को यहाँ आश्रम में भी कोई समस्या नहीं थी। तुम्हारी भी उनसे अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी वो आश्रम से बाहर गया। किसी से कहा सुनी हो तो तुम्हारा भाई कैसे बिहेव करता है? उसकी किसी से कहा सुनी होती ही नहीं। काफी फ्रेंडली नेचर है। हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता है, और जो उसके साथ दोस्ती नहीं करता उसके साथ उसकी बातचीत नहीं होती। फिर बाय चांस कभी कहा सुनी हो भी जाए तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। पिछले 6 महीनों से तो उसने ऐसा कभी किया नहीं, तो अब क्या करेगा? हिना के चेहरे के भाव स्थिर हो गए थे। आर्य जितनी संभावनाओं के बारे में सोच सकता था उसने सोचा, लेकिन किसी में भी उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने हिना से उसके भाई को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं की। काफी देर तक दोनों ऐसे ही चुपचाप चलते रहे। माहौल शांत हो गया था, तो हिना को अजीब सा लगा। आर्य भी कुछ पूछ नहीं रहा था, तो उसने खुद से बात की दोबारा शुरुआत की। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? हिना ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। तुम्हारी पर्सनल लाइफ या किसी और के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, नॉर्मल बात है। आर्य ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पूछ लो, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिर अगर बुरा मान भी गया तो यहाँ जंगल में कौन सा कहीं जाने वाला हूँ? हिना को हल्की हंसी आ गई। आर्य के बोलने चालने का तरीका ऐसा था कि उसके चेहरे पर मजाक जैसी चीज सचती नहीं थी। वो बिना मजाक वाली बात करते ही अच्छा लगता था, या ऐसी बात करते हुए जिसमें उसकी तरफ से सवाल हो। भावुक रहने वाला चेहरा भी आर्य पर खासा जचता था। हिना ने सुबह से लेकर अब तक आर्य के इन सभी भावों को हाईलाइट कर रखा था। हिना ने अपनी हंसी रोकी और पूछा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जंगल खतरनाक है, तो यहाँ आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? मतलब आश्रम में किसी भी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पहले दिन ही आकर इस जंगल में आने की हिम्मत कर सकें। डर?
आर्य ने गंभीरता से कहा, डर सभी को लगता है। तुम्हारे हाँ कहने से पहले मैं शायद यहाँ जंगल में आने की कभी नहीं सोचता, लेकिन जब मैंने देखा तुमने जंगल में जाने का फैसला कर लिया तो मैं भी खुद को रोक नहीं सका। मतलब तुम यहाँ मेरे लिए आए, मेरे पीछे पीछे। मुझे नहीं लगता मेरी बातों का ये मतलब निकलता है। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि जब तुमने जाने का फैसला किया तो मैं भी खुद को रोक नहीं सका। तो उसका तो वही मतलब निकलता है ना जो मैंने कहा, तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे आए। आर्य झिझकते हुए बोला, पीछे पीछे आने का मतलब कुछ और होता है, खासकर लड़कियों के मामले में। तो उस तरह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया, मैं दूसरी तरह से तुम्हारे पीछे पीछे आया। हाँ समझ गई बुद्धू। हिना ने तीखी सी मुस्कान दी। तुम्हारे पीछे पीछे आने का मतलब, तुम्हारे पीछे पीछे आने का मतलब मैं भी तुम्हें उसी हिसाब से कह रही हूँ जिस हिसाब से तुम समझ रहे हो। अचानक हिना ने आर्य को रुकने का इशारा किया। इशारा मिलते ही आर्य रुक गया। उसने हिना से पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी बताती हूँ, हिना बोली और अपनी जेब से अंगूठी बाहर निकाली। अंगूठी निकालने के बाद उसने उसके अंदर से देखा। उनके ठीक कुछ कदमों की दूरी पर लाल रंग का सुरक्षा घेरा दिखाई दे रहा था। वो किसी बुलबुले की तरह था। हम लोग सुरक्षा घेरे के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे जाने का मतलब है मुसीबत सर पर लेना। आर्य ने सामने दाएं बाएं देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे भाई का भी कोई नामो निशान नहीं। हमें आगे चलकर देखना होगा, तभी तुम्हारे भाई का पता चलेगा। मैं उसे एक बार आवाज लगाती हूँ, क्या पता आवाज लगाने पर वो हमारी आवाज सुन ले। हाँ तुम कोशिश करो। हिना ने अंगूठी को वापस जेब में रखा और दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर जोर से आवाज लगाई। आयुध। जंगली इलाके में उसकी आवाज गूंजती चली गई। उसने दोबारा आवाज लगाई, आयुध। एक बार फिर से जंगली इलाके में उसकी आवाज गूंजती चली गई, मगर प्रत्युत्तर में उसे किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला। हिना के आवाज लगाने के बाद आर्य ने मशाल को वहां एक तरफ रखा और उसने भी अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर आवाज लगाई, आयुध। आर्य ने हिना से ज्यादा जोर का इस्तेमाल किया था, मगर उसकी आवाज के जवाब में भी किसी तरह का प्रत्युत्तर नहीं मिला। हिना अपने जूतों को पंजों के बल करते हुए सामने की ओर देखने लगी। यहाँ से आगे का इलाका नीचे ढलान लेता है, इस वजह से उसके पास जो मशाल थी उसकी रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही। अगर हमें रोशनी दिख जाती तो ढूंढने में ज्यादा आसानी होती। आर्य ने अपनी मशाल वापस उठा ली। मशाल उठाने के बाद उसने अपने कदम सामने की ओर बढ़ाना शुरू कर दिए। वो सुरक्षा चक्र के गहरे की तरफ जा रहा था। हिना भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। उसने आर्य के पास आकर उसके कंधे को पकड़ लिया था। दोनों जब बिना अंगूठी के ना देखने वाले घेरे के पास पहुंचे तो उनके हाथ में जो मशाल थी उसकी आग की लपटें तेज हो गई। इन तरह के हालातों में हर एक सेकंड हर साल की तरह बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। आर्य ने गहरी सांस ली और दो मोटे मोटे कदम भरकर पूरा आगे आ गया। उसके तेजी से आगे जाने की वजह से हिना पीछे ही रह गई थी। कुछ देर के लिए हिना घेरे के इस तरफ ही खड़ी रही, वहीं आर्य घेरे के दूसरी ओर चला गया था। जब कुछ देर बीत गई तो आर्य पीछे पलटा। कोई खतरा नहीं है, आओ आगे जाकर तुम्हारे भाई की तलाश को पूरा करें। हिना ने अपनी सांस को हल्के नीचे उतारा। यहाँ एक पल के लिए उसकी सांसें पूरी तरह से थम गई थी। इसके बाद वो आगे गई और आर्य के पास आ गई। आर्य के पास आने के बाद वो कुछ देर के लिए इधर उधर देखती रही। इसके बाद उसने भी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ कोई खतरा नहीं है, चलो आगे बढ़ें। दोनों ही आगे बढ़ने लगे, मगर इस बात से अनजान कि जहां वो दोनों खड़े थे वहां ऊपर के पेड़ों पर कुछ लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 3, जंगल में, भाग 3, तृतीय। हिना और आयुध नीचे जमीन पर लेटकर आराम कर रहे थे, जबकि आर्य वहीं उन दोनों के पास खड़ा था। हिना ने आराम करने के बाद गहरी सांस ली और फिर उठकर आयुध के मुंह पर जोर का मुक्का दे मारा। एक ही मुक्के में आयुध के 2 दांत टूटकर दूसरी ओर जा गिरे। हिना ने आयुध को गिरेबान से पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए पूछा, बताओ बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आश्रम से बाहर निकलने की? बताओ तुम कैसे मुझे छोड़कर खुद को ऐसे खतरे में डाल सकते हो? बताओ मुझे। कहने के बाद उसने एक मुक्का और उसके मुंह पर दे मारा।
आर्य आगे आया और हिना को पकड़ते हुए उसे आयुध से दूर किया। आराम से हिना, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये तुम्हारा भाई है, पहले बात को समझो, उसने ऐसा क्यों किया, फिर उसे कुछ कहना। आयुध रोने लगा था। मुझे नहीं रहना था यहाँ, उसने रोते रोते कहा। मेरा दम घुटता है इस जगह पर, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। ये सुनकर हिना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद को आर्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी तो आज मैं तुम्हारे यहाँ जान ले लूंगी। अगर तुम्हें आश्रम ही छोड़कर जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारी हेल्प करती। ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने की क्या जरूरत थी? आयुध अपनी जगह पर ही उठकर बैठ गया, मगर वो अभी भी रो रहा था। उसने अपने मुंह को साफ किया, दांत टूटने की वजह से खून निकल रहा था। तुम यहाँ अच्छे से घुल मिल गई थी और यहाँ खुश भी थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें आश्रम से बाहर जाने का बताऊंगा तो तुम दुखी हो जाओगी। मैं अपना आश्रम छोड़कर जाने वाला फैसला बदलने वाला नहीं था। फिर तुम भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती, और मैं ये नहीं चाहता था। हिना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना छोड़ दिया। जब वो शांत हुई तो आर्य ने भी अपनी पकड़ छोड़ दी। हिना घुटनों के बल रेंगते हुए आयुध के पास आई। उसने अपने दोनों हाथों को अपने भाई के गालों पर रख दिया। मेरे भाई, तुम नादान हो, मगर तुम्हें मुझे कम से कम एक बार बताना चाहिए था। मुझे अब तक यही लगता आया था कि तुम यहाँ आश्रम में रहकर खुश हो। यहाँ तक कि कभी तुम्हारा चेहरा देखकर भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ से जाने का सोच रहे हो। अगर तुम मुझे बताते तो मैं जरूर इस बारे में कुछ करती। हम आचार्यों से बात करते, वो इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकालते। आयुध ने कहा, वो तो किसी को भी आश्रम से बाहर नहीं जाने देते। किसी छोटे से काम के लिए भी आश्रम से बाहर जाना संभव नहीं, तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैसे आश्रम से जाने देंगे? इस वजह से मैंने उनसे कोई बात नहीं की, और तुम करोगी तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। हिना ने उसे दोबारा समझाते हुए कहा, मेरे भाई, इसका पता तो तब चलेगा ना जब हम उनसे बात करेंगे। तुम उनसे बात करने से पहले ही ये सब क्यों सोच रहे हो? तुमने सब पहले से सोचा तो यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर मत डालो। मैंने पहले भी कोशिश की थी। आयुध ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा। आश्रम से बाहर निकलने के लिए ये रास्ता चुनने से पहले मैंने सब सोच लिया था, लेकिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तब मैं इस वाले रास्ते पर आया था। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रही, लेकिन अब तुम सब भूल जाओ और आइंदा आज जो किया है वो कभी मत करना। इससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होने वाली थी, बल्कि तुम उल्टा और भी ज्यादा समस्या में फंसने वाले थे। हिना ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है मेरे भाई, अब ऐसा कभी मत करना। आयुध महसूस कर रहा था कि उसने ये करके गलती की है। वो माफी मांगता हुआ बोला, मुझे माफ कर देना। उसने इतना कहकर हिना को गले लगा लिया। मैं अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हिना ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें आश्रम से बाहर जाना है ना, फिक्र मत करो, हम कल ही इस बारे में आचार्य से बात करेंगे। ये सुनकर आर्य को भी खुशी हुई। वो उन दोनों के पास आया और उनके कंधों पर हाथ रखा। हिना ने भी उसके रखे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हिना धीरे से आर्य को बोली, शायद मैं ही आज तक अपने भाई को ठीक से नहीं समझ सकी थी। मुझे ये पता ही नहीं चला था वो क्या सोचता है। मैंने अब तक इसके बारे में जो भी सोचा था वो गलत निकला। आर्य ने ये सुनकर कहा, अक्सर चीजें चेहरे पर लिखी हुई नहीं मिलती, और कभी कभार इंसान भी ऐसा हो जाता है कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। हिना ने हाँ अपना सिर हिलाया। उम्मीद करो अब आगे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आर्य ने भी सहमति में सिर हिला दिया। तृतीय, तकरीबन 1 घंटे बाद आश्रम के पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को दरवाजा खुलते हुए दिखाई। सारे के सारे विद्यार्थी वही दरवाजे पर उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा दरवाजा खुल रहा है तो सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। सब खड़े होकर वहां दरवाजे के पास जमा हो गए। हिना, आर्य और आयुध तीनों ही वापस आ चुके थे। सभी ने खुशी के साथ तीनों का स्वागत किया। छात्राओं ने एक तरफ होकर उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता दिया। बीच बीच में कुछ छात्र उन्हें सकुशल वापस आने के लिए बधाई दे रहे थे। आर्य की पीठ को भी थपथपाया जा रहा था। आश्रम के विद्यार्थियों ने यहाँ पहली बार ऐसा लड़का देखा जिसने पहले ही दिन ऐसी बहादुरी दिखाई। सब उसके लिए अलग ही सोच बना चुके थे।
वहीं हिना को लेकर भी आश्रम के विद्यार्थियों की सोच अलग बन गई थी। उसने भी अच्छी खासी बहादुरी दिखाई थी। धीरे धीरे आश्रम के विद्यार्थी छटने लगे। पिछले दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया गया। आयुध को कुछ विद्यार्थी अपने साथ ले गए। सबके जाने के बाद वहां बस आर्य और हिना ही खड़े थे। हिना आर्य के पास आई और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज के लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुमने सच में मेरी काफी मदद की। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? आर्य उसकी बात सुनते ही बोला, तुम बस ये समझ सकती हो कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की, वो भी बिल्कुल अच्छे दोस्त की तरह। हिना ने उसके कंधे को थपथपाया। जंगल जाने से पहले मैं तुम्हारी दोस्त नहीं थी, मगर अब शायद जरूर हूं। शायद नहीं, बल्कि अब से हम दोस्त ही हैं। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि जंगल में आर्य ने बालू को जोरदार धक्का मारा था। इतना जोरदार धक्का तो उसके जादू की वजह से भी बालू को नहीं लगा। उसने याद आते ही तुरंत पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुमने जंगल में भालू को इतने जोर से धक्का कैसे मारा था? कोई भी आम इंसान इतनी जोर से धक्का नहीं मार सकता। ये सुनकर आर्य कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने अपने बाबा को याद किया और कहा, मेरे बाबा अक्सर कहते थे मुझ में काफी कुछ अलग है, तो बस उसी की वजह हुआ होगा। हिना ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए उन्हें पूरी तरह से आर्य पर केंद्रित किया। अलग से मतलब तुम आखिरकार इंसान ही हो ना? हाँ हाँ, इंसान ही हूँ। अलग से मतलब आर्य अभी बताने ही वाला था कि हिना को पीछे से कुछ लड़कियों ने आवाज लगाई। वो हिना को इस बात का संकेत कर रही थी कि देर रात हो गई है और उसे सोना चाहिए। आर्य ने अपनी बात बदली, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में फिर कभी बात करनी चाहिए, तब जब बात करने के लिए काफी वक्त हो। अभी मैं भी तुम्हें चीजों को ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, हिना ने मुस्कुरा कर कहा। इसके बाद उसने कहा, और हाँ, थैंक्स मेरी मदद के लिए, मेरे भाई को वापस लेकर आने के लिए। थैंक्स? आर्य ने अजीब सा मुंह बनाया। मैंने तो यही सुना है कि दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। तो तुम ये कौन सा रिवाज शुरू कर रही हो? हिना ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बातें तो बहुत करते हो बुद्धू। ठीक है, नो थैंक्स नो सॉरी। चलो अब चलती हूँ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हिना वहां से जाने के लिए मुड़ गई। इसके बाद वो वहां से चली भी गई। आर्य उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। उसके ओझल हो जाने के बाद उसने खुद से कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ आश्रम में मेरी नई जिंदगी इतनी भी बुरी रहने वाली है। अब देखते हैं अगले आने वाले दिन ने मेरे लिए क्या सोच कर रखा है। उम्मीद करूंगा वो अच्छा ही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराया और खुद भी अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया, अपने आगे वाले अगले दिन के इंतजार के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 4, अगला दिन, भाग 1। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ अगले दिन की शुरुआत हुई। मौसम खुशनुमा था और ठंडी हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। आर्य अभी भी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। तभी बाहर दरवाजे पर खटखटाहट हुई और उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने हिना खड़ी थी। कल रात दोनों में ही नई दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। हिना ने दरवाजे से खड़े खड़े कहा, तो क्या तुम तैयार हो आश्रम के साथ घुलने मिलने के लिए? आज मैं तुम्हें आश्रम की दिनचर्या के बारे में बताऊंगी। साथ में तुम्हें भी आश्रम की दिनचर्या के हिसाब से मेरे साथ मिलकर काम करने पड़ेंगे। आर्य ने अपनी आंखों को मटकाया और अपने बालों में हाथ फेरे। इसके बाद उसने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जल्द ही आर्य और हिना आश्रम के सरोवर के पास जा रहे थे। वही सरोवर जहां कल रात आर्य ने अपना मुंह धोया था। वहां सरोवर में लड़के स्नान कर रहे थे। आर्य उन्हें देखकर बोला, मुझे यहां क्या करना होगा? वही जो ये लड़के कर रहे हैं, हिना ने आंख तरेड़ते हुए जवाब दिया। तुम्हें यहां स्नान करना होगा। आश्रम की दिनचर्या सुबह सुबह नहाने के बाद ही शुरू होती है। तो जाओ और जल्दी नहाकर आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए आश्रम के कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। हिना ने जाते जाते आर्य को धक्का मारकर सरोवर की ओर भी कर दिया। उसके जाने के बाद आर्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी हिलाया और सरोवर में नहाने के लिए चला गया। सरोवर का पानी गर्म था तो उसे नहाते वक्त किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। अगर यहाँ का पानी ठंडा भी होता तब भी उसे दिक्कत नहीं होती। वो ठंड और गर्मी दोनों के एहसासों से कहीं दूर था।
नहाने के बाद बाहर निकला तो हिना ने उसे लाल रंग के चोगे वाले कपड़े दे दिए। हिना कपड़ों को देते हुए बोली, यहाँ आश्रम में लड़कियां नीले रंग के चोगे पहनती हैं, जबकि लड़के लाल। अब तुम आश्रम के ही सदस्य हो, तो तुम्हें भी ये नियम मानना होगा। अब से तुम्हें ये लाल चोगे वाले कपड़े पहनने होंगे। आर्य ने चोगे वाले कपड़ों को पकड़ा और अजीब नजरों से देखा। इसके बाद वो वहां मौजूद लकड़ी के फट्टे वाले बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगा। बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। लाल चोगे वाले कपड़ों में वो आश्रम का ही हिस्सा लग रहा था। कहीं न कहीं ये कपड़े उसे पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा दिखा रहे थे। हिना आर्य को देखकर बोली, तुम पर तो ये कपड़े कुछ ज्यादा ही जच रहे हैं, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह लग रहे हो। आर्य ने अपने दोनों बाहें फैला दी। मुझे तो ये झोले जैसे लग रहे हैं, पता नहीं तुम लोग इसे कैसे पहनते हो। तुमने पहन लिए ना, सारे ऐसे ही पहनते हैं। सरोवर से स्नान करवाने और कपड़े देने के बाद हिना आर्य को आश्रम की किसी और जगह की ओर ले गई। ये ऐसी जगह थी जहां सामने बर्फीली पहाड़ियों के बीच सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। बर्फीली पहाड़ियों में सूरज की रोशनी तो पूरी तरह से नहीं आ रही थी, मगर उसकी एक झलक जरूर दिख रही थी। वहीं पास ही काफी सारे लड़के एक साथ झुंड में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके दूसरी ओर लड़कियां थीं जो सरस्वती माता की मूर्ति के सामने खड़ी थीं। वो लड़कियां लड़कों से अलग सरस्वती मंत्र का जाप कर रही थीं। हिना ने आर्य से कहा, हमारे यहाँ आश्रम में स्नान करने के बाद लड़के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भी सूर्यदेव के सामने, जबकि लड़कियां सरस्वती माता की पूजा करती है। तुम यहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, तब तक मैं जाकर सरस्वती माता की पूजा करके आती, फिर तुम्हें आगे के बारे में बताती हूँ। इतना कहकर हिना सरस्वती माता की पूजा करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद आर्य ने लड़कों के झुंड में खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद लड़के वहां से जाने लगे थे। लड़कों के साथ आर्य नहीं गया, उसने वहां खड़े होकर हिना का ही इंतजार किया। थोड़ी ही देर में हिना सरस्वती माता की पूजा करके आ गई थी। हिना आकर बोली, सरस्वती माता की पूजा करने में ज्यादा समय लगता है। गायत्री मंत्र छोटा होता है तो उसमें इतना समय नहीं लगता, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। आर्य ने सामने से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे कहने से पहले कौन सा कुछ और करने वाला था। हिना ने दोबारा से चेहरे पर मुस्कान दिखाई और आर्य को कहीं और ले गई। इस बार वो दोनों ही जिस जगह पर आए थे वहां लड़के और लड़कियां एक साथ झाड़ू निकालने का काम कर रहे थे। सभी के हाथ में लंबे लंबे झाड़ू थे जिन्हें खड़े होकर निकाला जाता था। वो सभी झाड़ू वहां बने एक कमरे में मौजूद थे। हिना वहां उस कमरे में गई और वहां से 2 झाड़ू निकालकर ले आई। उसने एक झाड़ू आर्य को देते हुए कहा, यहाँ आश्रम की दिनचर्या में सुबह स्नान करने और गायत्री मंत्र के बाद आश्रम की साफ सफाई करनी पड़ती है। आश्रम की ये साफ सफाई अगले 40 मिनट तक चलती है। 40 मिनट में 400 विद्यार्थी मिलकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। आर्य ने झाड़ू पकड़ लिया। आश्रम के दिनचर्या में तो काफी सारी चीजें हैं। हाँ, इसके बाद तो और भी काफी कुछ है। अभी तुम मेरे साथ मिलकर झाड़ू निकालो, फिर तुम्हें आगे के बारे में बताती हूँ। दोनों ही मिलकर झाड़ू निकालने लगे। अगले 40 मिनट तक दोनों ही ऐसे ही झाड़ू निकालते रहे। इसके बाद सभी विद्यार्थी झाड़ू लेकर उन्हें उस कमरे में रखने लगे जहां से लेकर आए थे। हिना ने आर्य से झाड़ू पकड़ा और दोनों ही झाड़ू वहां रख आई। झाड़ू रखने के बाद सारे ही विद्यार्थी अपनी अपनी झोपड़ियों की तरफ जा रहे थे। हिना आर्य के पास आई और बोली, झाड़ू निकालने के बाद इन्हें वापस इनकी जगह पर रखना पड़ता है। अब इसके बाद दिनचर्या में जो चीज आती है उसे हम पढ़ाई लिखाई कहते हैं। सारे ही छात्र अपने अपने कमरों से किताबें और दूसरे काम की चीजें लेकर आ रहे हैं जिनसे वो आज की पढ़ाई लिखाई करेंगे। आर्य ने हैरानी से कहा, ये पढ़ाई लिखाई भी होती है? मुझे तो लगा था ये लड़ाई के लिए तैयार करने का काम करता है। हिना आर्य को जवाब देते हुए बोली, हम यहाँ आश्रम में हर एक चीज की तैयारी करते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए जितनी जरूरत तलवारबाजी सीखने की होती है, उतनी ही जरूरत पढ़ाई लिखाई की होती है। पढ़ाई लिखाई से मानसिक बुद्धि का विकास होता है, जो आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। इसके बाद हिना ने कहा, आओ तुम अब मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं तो मैं तुम्हें आधी किताबें देती हूँ। हिना और आर्य दोनों ही हिना की झोंपड़ी की तरफ चल दिए।
वहां आर्य बाहर ही खड़ा रहा और हिना अंदर जाकर कुछ किताबें ले आई। उसने उनमें से आधी किताबें आर्य को दे दी और आधी किताबें खुद पकड़ लीं। फिर वो आर्य के साथ चलते हुए बोली, यहाँ आश्रम में 23 गुरु हैं जो अलग अलग कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तुम्हें यहाँ एक बात याद रखनी है, तलवारबाजी और जादू सिखाने का काम आचार्य करते हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का काम गुरु। आश्रम में गुरु और आचार्यों के अंदर यही फर्क है। आर्य ने कहा, मैं इसे याद रखूंगा। हाँ, हिना बोली, मगर इसके अलावा एक और चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। हमारे आश्रम में सभी 23 गुरु एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन एक छात्र एक दिन में सिर्फ 7 गुरुओं से ही पढ़ सकता है। सभी छात्रों के पढ़ने का शेड्यूल उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से है। तुम अभी नए हो तो तुम उन 7 गुरुओं से पढ़ोगे जो छात्राओं को शुरुआत से ज्ञान देते हैं। जब तुम्हारा शुरुआती ज्ञान पूरा हो जाएगा तो तुम अगले 7 गुरुओं के पास पढ़ने के लिए चले जाओगे। मतलब हम दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हिना ने सर झटकते हुए जवाब दिया। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं और मैंने अपना शुरुआती ज्ञान शुरू के 4 महीनों में ही पूरा कर लिया था। अब मैं आगे की चीजें पढ़ रही हूँ, जिसके लिए मुझे अगले 7 गुरुओं के पास जाना है। जबकि तुम नए हो तो तुम्हें शुरू से ही सब शुरू करना है, इसलिए तुम शुरुआती ज्ञान देने वाले 7 गुरुओं के पास जाओगे। हिना आर्या को ऐसी जगह की ओर ले गई जहां 7 कक्षाएं एक ही लाइन में बनी हुई थीं। हिना वहां जाकर बोली, हर एक गुरु 40 मिनट तक पढ़ाता है। 40-40 मिनट बाद तुम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते रहना। इन कक्षाओं में तुम्हें काफी कम छात्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ज्यादा नए विद्यार्थी नहीं आए, मगर मुझे पूरी उम्मीद है तुम बोर नहीं होगे। आर्या ने एक नजर कक्षाओं की तरफ देखा। कक्षा में गुरु पढ़ाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे थे। अब हमारी दोबारा मुलाकात कब होगी? उसने हिना से पूछा। हिना ने जवाब दिया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोपहर के 2 बजे से पहले सभी विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाएगा। हम उसी वक्त दोबारा मिलेंगे। अच्छा, अपनी कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई करना। मैं भी जाकर अपनी कक्षाओं में पढ़ाई करके वापस आती हूँ। हिना अपनी कक्षाओं की तरफ चली गई, जबकि उसके जाने के बाद आर्या अपनी कक्षाओं की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो पहली कक्षा के अंदर चला गया। जिस कक्षा में वो गया था वो शहरों के स्कूलों की तरह दिखने वाली कक्षा थी। कक्षा में अलग अलग बेंच लगे हुए थे, जिन पर बैठने की व्यवस्था थी। बेंच के आगे ही बड़े बड़े मेज थे, जहां पढ़ा जाता था या फिर अपनी किताबें और दूसरा सामान रखा जाता था। आर्या ने अपने लिए एक खाली जगह ढूंढी और वहां जाकर बैठ गया। उसके सामने सफेद कपड़ों वाले गुरु खड़े थे, जो थोड़ी ही देर बाद उसे पढ़ाने लगे। आर्या का यह सिलसिला अगले 7 गुरुओं तक चलता रहा। उसने हर 40 मिनट बाद कक्षा बदली और अलग अलग गुरु के पास जाकर अध्ययन किया। दोपहर के 2 बजते बजते हिना और आर्या की दोबारा मुलाकात हो गई। हिना ने आर्या से मिलते ही पूछा, तो कैसी गई तुम्हारी कक्षाएं? तुम्हें हमारे गुरुओं ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? आर्या ने ना में सर हिला दिया। नहीं, वो सब इतने भी बुरे नहीं थे, मगर हाँ, कक्षा में जाकर नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। हिना हंस पड़ी। सभी के साथ ये होता है, मगर धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। चलो पहले किताबें रखाते हैं, फिर खाना खाने की तैयारी करते हैं। खाना? हाँ, हिना ने जवाब दिया। यहाँ आश्रम में सभी कक्षाओं को लगाने के बाद सीधे खाना ही खाया जाता है। खाना खाने का समय 2:15 का निर्धारित है। यह 2:15 से लेकर अगले 3:15 तक चलता रहता है। दोनों ही किताबें रखने और खाना खाने के लिए चल पड़े। 333